नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में और मानव परिसंचरण तंत्र में आज अपन पढ़ेंगे रुधिर का थक्का कैसे बनता है, अर्थात रक्त के स्कंदन की प्रक्रिया, और एक अपन पढ़ेंगे रक्त वाहिनियों के बारे में। ठीक है, रुधिर स्कंदन के पढ़ने के साथ ही हमारा लगभग रक्त का जो पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में अपन रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे और फिर हृदय की क्रिया प्रणाली के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन दो पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो है अपने रुधिर का थक्का कैसे बनता है, और एक है रुधिर वाहिनी क्या होती है ना, रक्त वाहिनी, धमनियां और शिराएं। तो इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। रुधिर का थक्का कैसे बनता है, जब चोट लग जाती है तो रुधिर का थक्का वो बनता कैसे, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में होता क्या है, अपने जब शरीर में कहीं पर भी चोट लग जाती है, बाह्य चोट लग जाती है, तो उस स्थान से रक्त बहने लग जाता है। उस स्थान से क्या रक्त है वो बहने लग जाता है। पर कुछ समय पश्चात है वहाँ पर एक गाढ़ा पदार्थ जम जाता है और रुधिर है वो स्वतः ही बहना बंद हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाती है रक्त स्कंदन की प्रक्रिया। ठीक है, और जो गाढ़ा पदार्थ बना है, उस गाढ़े पदार्थ के कारण रक्त है वो बाहर निकलना बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रुधिर का थक्का। क्या बोलते हैं? रुधिर का थक्का। तो रुधिर का थक्का बनने की प्रक्रिया रक्त स्कंदन कहलाती है, और ये प्रक्रिया चोट लगने पर ही शुरू होती है। नॉर्मल अवस्था में ये प्रक्रिया वो शुरू नहीं होती है। ठीक है, तो रक्त स्कंदन या रुधिर का थक्का बनने की प्रक्रिया में क्या होता है उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले बात, तो अगर इसकी अपन परिभाषा की बात करें, किसकी बात करें, अगर अपन इसकी परिभाषा की बात करें, ठीक है, तो कि भाई हम इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर की जब रक्त वाहिनियां होती है, ठीक है, वो जब चोट लगेगी तो चोट लगने के कारण वो रक्त वाहिनियां डैमेज हो जाती है। मतलब मान लो कि खून तभी आएगा जब रक्त वाहिनी खुद चोटिल होगी, कट जाएगी वहां से, है ना। तो उस समय क्या होता है, रक्त वाहिनियों से, किन से, रक्त वाहिनियों से रक्त बाहर निकलता है। ठीक है, रक्त वाहिनियों से रक्त क्या होता है, बाहर निकलता है। रक्त बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, रक्त है वो बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है जब चोट लग जाएगी। तो अपन आम भाषा में कहते हैं कि नस कट गई, है ना। तो इस प्रकार से जब वो रक्त की जो नसें होती है या जो रक्त वाहिनी होती है वो कट जाती है, कटने की वजह से वो रक्त है वो बाहर फ्लो होने लग जाता है, बाहर बहने लग जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्या होता है, उस घाव वाले स्थान पर, है ना, जहां से रक्त बाहर निकलता है, तो कहने का मतलब वहां पे घाव बन गया। उस घाव वाले स्थान पर क्या होता है, रक्त के कुछ अवयव होते हैं ना, रक्त के अवयव, बहुत सारे अवयव, है ना, रक्त के अवयव है वो वहां पर जम जाते हैं। ये अवयव जमकर एक जाल समान संरचना का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जाल समान संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, जाल समान संरचना, जाल समान संरचना का निर्माण करते हैं। उस संरचना को ही हम क्या कहते हैं, रक्त का थक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस संरचना को क्या कहते हैं अपन? रक्त का थक्का या क्लोट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्लोट। ठीक है, थक्का, CLOT, क्लोट। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, रक्त का थक्का बोला जाता है। तो यह थक्के की प्रक्रिया। तो इसके अंदर रक्त के जो अवयव है वो भाग लेते हैं। कौन से अवयव होते हैं वो अपन देखेंगे। मुख्य तौर पे इस थक्के के निर्माण की अगर अपन बात करें, या रक्त स्कंदन की प्रक्रिया की अगर बात करें, है ना, थक्का निर्माण या जो स्कंदन की जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंदर कुल 13 कारक है। कितने? कुल 13 कारक है वो भाग लेते हैं। ध्यान रखना है, कितने कारक? 13 कारक। ये कई बार पूछा जाता है, लगभग है ना, लगभग रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में कुल 13 कारक है वो भाग लेते हैं। पर अपन
सारे कारकों के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। जनरल साइंस के हिसाब से रुधिर स्कंदन की या थक्के के निर्माण की प्रक्रिया कितनी अपने को पढ़नी है मैं उतनी ही बताऊंगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो 13 कारक है वो रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आगे बात समझ में। अब रक्त में कुछ कारक ऐसे भी होते हैं जो रक्त को स्कंदित होने से रोकते हैं। कब? नॉर्मल अवस्था में। भाई जब कोई चोट ही नहीं लगी है तो बिना चोट के कारण ही रक्त वाहिनियों में रक्त जम जाएगा थोड़ी। थक्के का मतलब जमना, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, क्लॉट नहीं बनेगा। क्योंकि यदि रक्त का थक्का बन जाएगा तो फिर तो रक्त बहना ही बंद हो जाएगा, जितनी भी रक्त वाहिनियां हैं वो अवरुद्ध हो जाएगी, है ना, और उनमें रक्त बहना बंद हो जाएगा। तो सामान्य दशाओं में या सामान्य स्थितियों में रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि रक्त के अंदर थक्के को रोकने वाले कुछ कारक होते हैं, है ना, जो रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया को रोकते हैं। ऐसे कारकों को बोलते हैं रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ। क्या बोलते हैं? रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ। रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ, ठीक है। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ बोला जाता है। तो ये भी हमारे रक्त के अंदर पाए जाते हैं, जो सामान्य अवस्थाओं में रक्त स्कंदन की प्रक्रिया को क्या करते हैं? रोकते हैं। क्या करते हैं? रोकते हैं। आगे बात समझ में। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि रक्त वाहिनियों से रक्त बाहर निकलता है तो उस टाइम है वो रक्त का थक्का बनता है। कैसे? जहां से रक्त बाहर निकलता है तो वहां क्या बन जाएगा? घाव बन जाएगा, ठीक है। तो घाव वाले स्थान पर क्या होता है? रक्त के जो अवयव होते हैं वो अवयव वह जाल समान संरचना का निर्माण करता है ना। उस जाल समान संरचना को क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का या क्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का या क्लॉट। और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको बोलते हैं थक्का निर्माण या रक्त स्कंदन। क्या बोलते हैं? थक्के का निर्माण या रक्त स्कंदन की प्रक्रिया कहते हैं। और रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में लगभग 13 कारक है वो भाग लेते हैं। कितने कारक? 13 कारक भाग लेते हैं। इनमें से कुछ के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा सामान्य अवस्थाओं में रक्त स्कंदन की प्रक्रिया को रोकने वाले कुछ कारक है वो हमारे रक्त में पाए जाते हैं। उनको बोलते हैं रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ। क्या बोलते हैं? रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। अब अपन देखें आगे कि रक्त स्कंदन की ये जो प्रक्रिया है वो होती कैसे है ना। रक्त स्कंदन की प्रक्रिया की अपन चर्चा कर लेते हैं। अब इस प्रक्रिया में होता क्या? देखो, इस प्रक्रिया में हमारा जो रक्त होता है, रक्त में एक घुलनशील प्रोटीन होती है जिसका नाम है आपके फाइब्रिनोजन। कौन सी प्रोटीन? फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन। तो रक्त के अंदर ये एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है जो कि एक प्रकार की घुलनशील प्रोटीन है ना, रक्त प्लाज्मा में, है ना। ये जो प्रोटीन होती है वो रक्त प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन होती है। नॉर्मल अवस्था में ये जो प्रोटीन है वो रक्त के अंदर या जो रक्त का जो प्लाज्मा है, रक्त प्लाज्मा में घुली हुई रहती है ना, घुलनशील है, ठीक है। ध्यान रखना, रक्त का थक्का तभी बनेगा जब चोट लगेगी तब, क्योंकि चोट लगने से क्या है, ये प्रक्रिया प्रेरित होती है चोट के कारण, है ना। चोट के कारण ये जो प्रक्रिया है, चोट के कारण ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मतलब इसको प्रेरित करने वाला जो कारक है वो मेन फैक्टर अपने शरीर की चोट ही रहेगी। क्या रहेगी? प्रेरक जो है मेन वो चोट ही होती है, घाव, है ना। जो घाव है वही इस प्रक्रिया को उद्दीपित करता है या उसका प्रेरक होता है। क्या होता है? उसका प्रेरक होता है। सामान्य नॉर्मल अवस्थाओं में रक्त का थक्का वो नहीं बनता है। जैसे ही चोट लगेगी तो आसपास की कोशिकाएं और ऊतक है वो उत्तेजित हो जाएंगे। आगे बात समझे। तो अब रक्त में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। कौन सी प्रोटीन? फाइब्रिनोजन। और ये रक्त प्लाज्मा में घुली हुई रहती है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब चोट लगती है तो चोट लगने पर क्या होता है, ये जो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है जो कि घुलनशील होती है वो फाइब्रिन प्रोटीन में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है? फाइब्रिन प्रोटीन में। किस में चेंज हो जाती है? फाइब्रिन प्रोटीन में चेंज हो जाती है। और ये जो फाइब्रिन होती है वो जल में अघुलनशील होती है। जल में अघुलनशील प्रोटीन है ये, ठीक है। ये घुलती नहीं है ना। जल में अघुलनशील
प्रोटीन, या प्लाज्मा में लिख दो क्योंकि प्लाज्मा में ज्यादा क्या होता है, जल होता है। तो ये अघुलनशील प्रोटीन होती है जो कि प्लाज्मा में घुल नहीं सकती है, ठीक है। तो ये जो फाइब्रिन है, इस फाइब्रिन का निर्माण होता है अपने थ्रोम्बिन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? यहाँ पे जो कारक काम आता है वो आता है अपने थ्रोम्बिन, ठीक है। इस प्रक्रिया में कारक कौन काम में आता है? थ्रोम्बिन, ठीक है। तो थ्रोम्बिन है वो इस प्रक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, इस प्रक्रिया को प्रेरित करता है, ठीक है। और इस थ्रोम्बिन का खुद का निर्माण है वो किससे होता है? प्रोथ्रोम्बिन से। किससे होता है? प्रोथ्रोम्बिन से। किससे? प्रोथ्रोम्बिन से। ध्यान रखना, थ्रोम्बिन का निर्माण किससे होता है? प्रोथ्रोम्बिन से होता है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है, और थ्रोम्बिन है फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो घुलनशील है उसको अघुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन में बदल देता है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में जो कैल्शियम आयन होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान रखना, कौन सा आयन? दोनों ही प्रक्रियाओं में कैल्शियम आयन है, उनके महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कारक तो बहुत सारा है, पर मैंने पहले कहा जनरल साइंस के हिसाब से अपन पढ़ेंगे। आगे बात समझ में। अब ये जो फाइब्रिन होती है ये अघुलनशील होती है। कैसी होती है? ये अघुलनशील प्रोटीन होती है। ये फाइब्रिन क्या करती है? ये एकलक के रूप में होती है। ध्यान रखना, ये एकलक है। क्या है? ये एकलक होती है ना, ध्यान रखना। अब ये जो एकलक जो फाइब्रिन प्रोटीन है वो जुड़ती है। जैसे मान लिया कि एक फाइब्रिन प्रोटीन अणु है, एक फाइब्रिन प्रोटीन अणु है, दूसरा फाइब्रिन प्रोटीन अणु है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। इस प्रकार फाइब्रिन प्रोटीन आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक लंबे तंतु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लंबे तंतु का निर्माण करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फाइब्रिन तंतु। क्या बोलते हैं उसको? फाइब्रिन तंतु। क्या बोलते हैं? फाइब्रिन तंतु बोलते हैं, ठीक है। ये एकलक होता है, जल में अघुलनशील होता है, लेकिन ये मान लो कि इसके एक गोले के समान मान लो, तो एक गोले से तो रुकेगा नहीं रक्त। तो ऐसे एकलक जो फाइब्रिन जो है, ये एकलक फाइब्रिन अणु जुड़कर एक लंबा फाइब्रिन तंतु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक लंबा फाइब्रिन तंतु बनाते हैं। और ये जो तंतु होते हैं, ये फाइब्रिन तंतु क्या करते हैं? आगे जाकर जहां पे घाव है, घाव वाले स्थान पर, कौन से स्थान पर? घाव वाले स्थान पर। घाव वाले स्थान पर क्या बनाते हैं? एक जाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक जाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक जाल का निर्माण करते हैं। और इस जाल के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स कोशिकाएं, वो आकर फंस जाती है ना। प्लेटलेट्स बताया था हमने कि प्लेटलेट्स कोशिकाओं का काम क्या है? रक्त स्कंदन का काम है ना, या रुधिर का थक्का बनाने में ये सहायक होती है। भाई प्लेटलेट्स का अपन काम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि प्लेटलेट्स जो कोशिकाएं होती है वो रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होती है। तो केवल एक प्लेटलेट से काफी नहीं है, कुल 13 कारक है वो इस प्रक्रिया में भाग रखना है। कुछ कारकों को मैंने यहाँ बताया क्योंकि ज्यादा लंबी आपके जनरल साइंस में इसकी प्रक्रिया नहीं पूछी जाती है ज्यादातर, ठीक है। तो फाइब्रिन तंतु है वो किसका निर्माण करते हैं? जाल का निर्माण करता है। और उस जाल में प्लेटलेट्स आकर फंस जाती है। प्लेटलेट्स आकर क्या हो जाती है? फंस जाती है। जैसे अपन मान लिया कि इसको एक डायग्राम के द्वारा इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं, ठीक है। इधर मैं डायग्राम बनाऊं। जैसे मान लिया कि ये कोई रक्त वाहिनी है, ठीक है, ये रक्त वाहिनी है या रक्त नलिका धमनी मान लो, ठीक है। अब इससे मान लिया कि इसमें कहीं पे घाव लग गया, चोट लग गई, यहां से मान लो कि ये डैमेज हो गई, यहां से ये टूट गई। तो यहां से टूट गई तो इस स्थान पे क्या होता है? यहां पे मान लिया कि इस प्रकार से छेद हो गया, यहां क्या हो गया? यहां इस प्रकार से क्या हो गया? छेद हो गया। तो इस छेद वाले स्थान को मैंने यहां बना दिया। अब जो ये फाइब्रिन तंतु जो बने हैं, ये फाइब्रिन तंतु इस छेद में आकर क्या हो जाएंगे? एक जाल बना लेंगे। यहां आकर एक तंतु का क्या बिछा देंगे? एक जाल बिछा देंगे, ठीक है। और इस जाल में, है ना, अभी छेद है, ये तो जाली बन गई, एक क्या बन गई? एक जाली या जाल बन गया। अब इस जाल में या इस जाली में जो ये प्लेटलेट्स कोशिकाएं हैं वो आकर फंस जाएगी। ये प्लेटलेट्स कोशिकाएं आकर क्या हो जाएगी? इसके अंदर फंस जाएगी। इस प्रकार एक डाट लग जाती है ना, जो नली टूटी हुई है उस पे क्या लग जाएगी? एक डाट लग जाएगी। क्या लग जाएगी? एक डाट है वो बन जाएगी। डाट लगने से खून बाहर निकलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अर्थात रक्त बाहर की तरफ निकलना बंद हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो यही जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है, क्या कहलाता है?
रक्त स्कंदन। इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त स्कंदन। और इस प्रकार जो ये डाट लगी है, जो ये डाट बनी है, इस डाट को या इस जाल को, इस जाल में कौन भाग ले रहे हैं? एक तो मुख्यतः फाइब्रिन तंतु और प्लेटलेट्स। तो इस डाट को अपन क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे रक्त का थक्का। क्या बोलेंगे? इसको रक्त का थक्का बोला जाता है। तो इस प्रकार से रुधिर का थक्का बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको आपको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मतलब मान लो कि एक पानी का पाइप है और एक पानी का पाइप है, उसमें पानी बह रहा है। तो पानी बह रहा है, उसके कोई किसी भी प्रकार के प्रहार के कारण वो वहां से पाइप टूट चुका है, कहीं किसी जगह से टूट गया, छेद हो गया, छेद हो गया, तो पानी बाहर निकलेगा। और क्या होगा? अब हम क्या करते हैं? उसमें बाहर से कोई इस प्रकार की टेप चिपका देते हैं या किसी न किसी या कुछ ना कुछ वहां बांध देते हैं ताकि पानी है वो बाहर ना निकले। बल्कि रक्त में क्या होता है? रक्त में ये प्रोसेस खुद होता है। रक्त अंदर बहता है इन नलिकाओं के अंदर, इन नलिकाओं में रक्त है वो बहता है, आगे से आगे चलता है। तो इसमें ऐसे कारक होते हैं जो इस छेद को खुद ही बंद कर देते हैं, अपने को बंद करने की जरूरत नहीं। तो वो कारक आकर इस प्रकार जमा हो जाता है और रक्त की डाट का निर्माण करते हैं। तो उस डाट को अपन बोलते हैं थक्का। क्या बोलते हैं? क्लॉट या थक्का बोलते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है क्लॉटिंग, है ना, स्कंदन या थक्के के निर्माण की प्रक्रिया। तो इतना सा आपको याद रखना है। यहां ध्यान रखना है, रक्त के थक्के में देखो ध्यान रखना, फाइब्रिनोजन है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, कैल्शियम है, प्लेटलेट्स है, ठीक है, फाइब्रिन है, ये सब जो घटक है वो भाग लेता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाता है। ऑब्जेक्टिव सवाल में ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सा कारक है वो रक्त स्कंदन में भाग नहीं लेता है, या कौन सा कारक है जो रुधिर के थक्के के निर्माण में सहायक है। तो वहां पे फिर आपको ये ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। फाइब्रिनोजन भी मिल सकता है, इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन मिल सकता है, थ्रोम्बिन मिल सकता है, कैल्शियम आयन मिल सकते हैं, फाइब्रिन मिल सकता है, ठीक है, या फाइब्रिन तंतु है वो मिल सकता है। तो इस प्रकार के ऑप्शन तो उसमें हो जाएगा, आपके उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये है आपके रक्त के थक्के के निर्माण की प्रक्रिया। आगे बात सुन, तो रक्त के थक्के के निर्माण की प्रक्रिया के एक बार अपन सुव्यवस्थित तरीके से नोट्स लिख लेते हैं और उसके बाद में अपन देख के रक्त वाहिनियां, ठीक है, धमनियां और शिराओं के बारे में एक सारणी बनाएंगे, अंतर देखेंगे। कई बार सवाल आता है और जनरल साइंस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोटी क्लासों का सवाल है, कक्षा 6-7 का सवाल होता है, क्योंकि कक्षा 6-7 में ही धमनियां, शिराएं, हृदय, है ना, रक्त वगैरह आ जाता है, ठीक है। हालांकि स्कंदन की प्रक्रिया डिटेल से नहीं होती है, वहां छोटी क्लासों में इतना ही लिखा हुआ होता है कि प्लेटलेट्स जो होती है वो रक्त का स्कंदन करती है, थक्के के निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। तो लेवल के हिसाब से आता है। जनरल साइंस में ज्यादा चीजें नहीं, डीप साइंस की चीजें आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। हाँ, जो 10 तक का सिलेबस होता है उसके इर्द गिर्द ही पूछा जाता है। हाँ, कुछ पॉइंटों में थोड़ा ऊपर पूछा जा सकता है, ठीक है, तो वो पॉइंट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो 10% ऊपर में लेके चल रहा हूँ वैसे ही सिलेबस, ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी, गारंटी डेफिनेटली, ठीक है। हाँ, अभी तो तैयारी बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कुछ ही पॉइंटों के मैंने वीडियो अपलोड किए। अभी तो बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो, बहुत सारे ट्रिक है, बहुत सारी चीज़ों के छोटे छोटे वीडियो बनाने बाकी है ताकि आपकी तैयारी हो जाए। तो देखते हैं पहले इसके नोट्स और उसके बाद में अपन देखेंगे रक्तवाहिनियों के बारे में। हाँ, तो देखो क्या होता है इसमें, रुधिर वाहिकाओं से बाहर आते ही रक्त के अवयव, किसके अवयव? रक्त के अवयव एक जेल समान, किसके समान? जेल का मतलब चिपचिपा, जेल का मतलब चिपचिपा पदार्थ है ना, आधा ठोस आधा तरल, पूरा लिक्विड भी नहीं, जेल के जैसा। हाँ, जेल समान संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे थक्का या क्लोट कहते हैं। क्या कहते हैं? थक्का या क्लोट। मतलब जैसे ही चोट लगेगी तो वाहिकाएं टूट जाएगी, जो रक्त वाहिकाएं होती है, धमनियां, शिराएं, वो टूट जाएगी। टूटने से रक्त है वो बाहर आएगा, टूटने से रक्त क्या है? बाहर आएगा। तो बाहर आते ही जो भी रक्त के अवयव है, जो अभी अब मैंने बताया आपको, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है वगैरह जो भी है, ठीक है, प्लेटलेट्स वगैरह है, तो वो अवयव एक जेल समान संरचना का निर्माण करते हैं, उसको ही क्या कहते हैं? क्लॉट या थक्का कहते हैं। आगे देखो, रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया को, रुधिर का जो थक्का है,
थक्का बनने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त स्कंदन कहते हैं, या क्लॉटिंग कह सकते हैं, क्लॉटिंग कहते हैं। आगे बात समझ, आगे देखो, यह एक सुरक्षात्मक क्रिया प्रणाली है। सुरक्षात्मक क्रिया प्रणाली तो है ही है, क्योंकि यदि थक्का नहीं बनेगा तो चोट वाले स्थान से या घाव वाले स्थान से रक्त लगातार बहता जाएगा, और रक्त के लगातार बहने से रक्त की कमी हो सकती है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है ना, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ घाव वाले स्थान से, घाव जहां पर बना है उस स्थान से बैक्टीरिया है, ठीक है, वायरस है, इस प्रकार के रोग कारक है, वो अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये एक सुरक्षात्मक क्रिया प्रणाली है जो घाव रोगाणु के शरीर में प्रवेश है ना, घाव वाले स्थान से, जो घाव से है ना, घाव से रोगाणु के शरीर में प्रवेश एवं रुधिर की क्षति है ना, या रुधिर क्षति को रोकती है ना, खून को बहने से रोकती है, रोगाणु को अंदर प्रवेश करने से रोकती है। तो एक प्रकार की सुरक्षात्मक क्रिया प्रणाली है। यह सवाल आया हुआ है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि रक्त के थक्के के बनने की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो एक सुरक्षात्मक या रक्षात्मक क्रिया प्रणाली है। आगे बात समझ, आगे देखो, स्कंदन में, रक्त के स्कंदन में या स्कंदन की प्रक्रिया में कुल लगभग 13 कारक है वो भाग लेते हैं। कितने? लगभग 13 कारक है ना, जो बोर्ड की किताब है उसमें यही लिखा हुआ है कि लगभग 13 कारक है वो भाग लेते हैं। ठीक है, स्कंदन की प्रक्रिया को रोकने वाले कारकों को क्या बोलते हैं? रक्त प्रतिस्कंदक कारक बोलते हैं, है ना, जो रक्त के स्कंदन की प्रक्रिया के विपरीत काम करते हैं, उल्टा, तो प्रति एंटी, है ना। हाँ, तो रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ है वो कहलाते हैं, या रक्त प्रतिस्कंदक कारक कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखो, रक्त स्कंदन की प्रक्रिया निम्न है। तो ये प्रक्रिया क्या है, पूरा मैंने आपको समझा दिया है। एक बार फटाफट से लाइनों में, क्योंकि वापस वो डायग्राम वैसा नहीं बनाऊंगा भाई, वापस डायग्राम देखना तो आपको वीडियो रिवर्स करना पड़ेगा, या वहां से आप स्क्रीनशॉट सेव करके रख लो। 2 स्क्रीनशॉट लेना है आपको, और ज़्यादा नहीं। एक तो पीछे जो बोर्ड पे समझा है उस सारे बोर्ड वाले जो समझा रखे उस तरीके का एक तो लेना है, और एक इसका 2 स्क्रीनशॉट से काम चल जाएगा बस। आगे देखो, फाइब्रिनोजन, तो इस प्रक्रिया, ये रक्त के थक्के के निर्माण की प्रक्रिया क्या है इसको देखते हैं। देखो, फाइब्रिनोजन एक प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन है, अभी बताया, जो थ्रोम्बिन की सहायता से, किसकी सहायता से? थ्रोम्बिन की सहायता से। कौन? फाइब्रिनोजन जल अपघटित होकर रेशेदार और अघुलनशील प्रोटीन में बदलती है, जिसका नाम क्या है? फाइब्रिन प्रोटीन। ठीक है, तो फाइब्रिन प्रोटीन में बदल जाती है। किस में बदल जाएगी? फाइब्रिन प्रोटीन में बदल जाती है। फाइब्रिन एकलक है जो बहुलीकरण द्वारा, किसके द्वारा? एकलक, एक इकाई के रूप में होती है। किसके रूप में? एक इकाई के रूप में, है ना। तो वो जो जुड़कर, बहुलीकरण का मतलब है कि बहुत सारी इकाइयां जुड़ती है, बहुत सारी एकलक इकाइयां जुड़ती है, तो जुड़कर एक लंबे फाइब्रिन तंतु में बदल जाती है। किसमें? एक लंबा तंतु बनता है, जैसा कि अभी मैंने पहले डायग्राम में भी आपको बताया था, लंबा तंतु में बदल जाती है। ठीक है, तो उस तंतु को क्या बोलते हैं? फाइब्रिन तंतु बोलते हैं। क्या बोलता है? फाइब्रिन तंतु कहते हैं। ये तंतु, जो ये फाइब्रिन तंतु है, ये फाइब्रिन तंतु घाव में परस्पर जुड़कर, अभी बताया था मैंने आपको डायग्राम के साथ, परस्पर में जुड़कर एक जालवत संरचना बनाते हैं। कैसी संरचना? एक जाल का निर्माण करता है, एक जाले का निर्माण करते हैं। ठीक है, जाल संरचना बनाते हैं जिसमें रक्त कोशिकाएं, कौन सी रक्त कोशिकाएं? प्लेटलेट्स। कौन सी रक्त कोशिकाएं? प्लेटलेट्स आकर फंस जाती है। कौन फंस जाती है? प्लेटलेट्स आकर फंस जाती हैं। इस प्रकार फाइब्रिन तंतु एवं प्लेटलेट्स से, है ना, इन दो से, फाइब्रिन तंतु का तो बनता है जाल, और उस जाल में प्लेटलेट्स आकर फंस जाएगी। तो फाइब्रिन तंतु एवं प्लेटलेट से बनी संरचना को ही क्या कहते हैं? थक्का या क्लॉट कहते हैं। एवं इसके निर्माण की प्रक्रिया को, थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहता है? स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त स्कंदन या स्कंदन के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में। अब अपन बात करेंगे रक्त वाहिनियों की। किसकी बात करेंगे? रक्त वाहिनियों की बात करेंगे। तो ऐसी नलिकाएं जिनमें रक्त बहता है, या नलिकाकार संरचनाएं जिनमें रक्त का प्रवाह होता है, तो ऐसी नलिकाकार संरचनाओं को क्या कहते हैं? रक्त वाहिनियां कहते हैं। मतलब शरीर में पाइप्स होते हैं ये, ठीक है, तो उनको रक्त वाहिनियां कहते हैं।
कुछ ऐसी रक्तवाहिनी होती है जिनमें शुद्ध रुधिर बहता है, उनको धमनियां कहते हैं, और कुछ ऐसी रक्तवाहिनी होती है जिनमें अशुद्ध रुधिर बहता है, उनको शिराएं कहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी को अपन पढ़ते हैं। एक सारणी बनाता हूं मैं, और उस सारणी के द्वारा आपके लिए उसको अच्छे से समझता है, कौन सी मोटी होती है, कौन सी पतली होती है, किस में रुधिर का दाब उच्च होता है, किस में रुधिर का दाब निम्न होता है, कौन रुधिर को हृदय से अंगू की ओर ले जाती है और कौन अंगू से रक्त को हृदय में लाती है। ठीक है, किस में वाल्व होते हैं, किस में वाल्व नहीं होते हैं, किस में रुधिर की स्पीड है वो तेज होती है, किस में धीमी होती है। तो इन सब चीजों के बारे में, सब जानकारियों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो रक्त वाहिनियों की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिन नलिकाकार संरचनाओं में रक्त प्रवाहित होता है उन्हें रक्त वाहिनियां कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, रक्त वाहिनियां कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जो नलिकाकार संरचनाएं हैं जिनमें ब्लड बहता है, रक्त फ्लो करता है, तो उनको रक्त वाहिनियां कहते हैं। रक्त वाहिनियां निम्न दो प्रकार की, कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती हैं। एक तो है आपके धमनियां, कौन, धमनियां जिनको आर्टरीज बोलता है, और एक है आपके सिराएं जिनको विनस बोलते हैं। ठीक है, तो आर्टरीज और विनस, ठीक है, मतलब धमनियां और सिराएं। तो धमनियां और सिराएं क्या होते हैं, इनके बारे में अपन देखते हैं। तो दोनों के बारे में मैंने यह अंतर लिख दिया है, ताकि अंतर के साथ इन दोनों में क्या अंतर है वो समझ में आ जाए और दोनों अच्छे से अपने रिकवर भी हो जाए, क्योंकि अंतर के बगैर ये दोनों कंफ्यूज करती है। ध्यान रखना, जब तक दोनों में अंतर नहीं पढ़ेंगे तब तक कंफ्यूज करती है। क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव आता है इसका प्रश्न ऑब्जेक्टिव आता है, वो लंबा वाला आता है। लंबा का मतलब है कि उसमें यह दिया होता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, कि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, इनकी भित्ति मोटी होती है, पतली होती है, दाब कैसा होता है, इसलिए अंतर के साथ अपन समझते हैं। तो देखें पहला अंतर, सबसे पहले है कि वह रक्त वाहिनियां जिनमें रक्त हृदय से, किस ओर से, रक्त हृदय से अंगू की ओर, हृदय से अंगू की ओर बहता है, उन्हें धमनियां कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें धमनियां कहते हैं। मतलब वह रक्त वाहिनियां जो हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के अंगों या ऊतकों या कोशिकाओं की ओर ले जाती है, तो उनको बोलते हैं अपन धमनियां। क्या बोलते हैं, उन नलिकाओं को धमनियां बोला जाता है। ठीक है, और वह रक्त वाहिनियां जिनमें रक्त अंगों से, है ना, उल्टा अंगों से हृदय की ओर बहता है, उन्हें सिराएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सिराएं। मतलब वो रुधिर को शुद्ध करने के लिए अंगों से इकट्ठा करके हृदय में लाएगी, और हृदय उसको फिर फेफड़े में भेजेगा शुद्ध करने के लिए। कहाँ भेजेगा, फेफड़ों में भेजेगा शुद्ध करने के लिए, जहाँ CO2 को निकाल दिया जाता है और O2 को लेकर वापस आता जाता है हृदय में, और हृदय उसको शिराओं, धमनियों के माध्यम से पुनः शरीर में भेज देता है। पुनः अशुद्ध हो जाता तो शिराएं उसको इकट्ठा करके लाएगी, अशुद्ध रुधिर को हृदय में डालेगी, हृदय उसको शुद्ध होने के लिए, मतलब CO2 को निकालने और O2 को छोड़ने के लिए फेफड़ों में भेज देगा। फेफड़ों में CO2 अलग हो जाएगी, O2 मिल जाएगी रक्त में, तो वापस हो जाएगा रुधिर शुद्ध रुधिर फेफड़ों से आएगा हृदय में, हृदय उसको धमनियों के माध्यम से पुनः शरीर में भेज देता है। तो ये इस प्रकार सर्कुलेशन चलता रहता है, जिसको आगे अपन हृदय की क्रिया प्रणाली में पढ़ेंगे पूरा, कैसे अशुद्ध रुधिर हृदय में आता है, आलिंद नीले, बायां आलिंद बाएं नीले में कौन से में आता है, कौन से में जाता है, कैसे निकलता है। ठीक है, हृदय कैसे धड़कता है, उन सब के बारे में अपन डिटेल से देखेंगे। ठीक है, अभी इनमें अंतर देखना है अपने को, तो आगे देखें। दूसरा अंतर पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा है इनमें शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रुधिर बहता है, इनमें शुद्ध, धमनियों में शुद्ध और शिराओं में इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। कैसा रुधिर, अशुद्ध रुधिर। ठीक है, कैसा रुधिर बहता है, अशुद्ध रक्त है वो किसमें बहता है, शिराओं में मुख्यतः बात करें तो। अब इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या, वो देखो, फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। कौन सा रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर। फुफ्फुसीय धमनी है वो हृदय से फेफड़ों में जाती है। ध्यान रखना, जब हृदय की क्रिया प्रणाली पढ़ेंगे तो मैं डिटेल से बताऊंगा। हृदय से एक धमनी निकलती है जो फेफड़ों में जाती है, और हृदय से अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए उसको फेफड़े में लेकर जाती है, तो उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, फिर वह रुधिर हो जाता है फेफड़ों में शुद्ध रुधिर को फुफ्फुसीय शिरा हृदय में लाती है। तो शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, ये देखो, ये रहा कि फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। कैसा रुधिर, शुद्ध रक्त बहता है। कैसा, शुद्ध रक्त बहता है। और इसमें कौन सा,
फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। तो ये अपवाद है। किसका अपवाद है कि अपन कहते हैं कि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन अपवाद स्वरूप फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, हम कहते हैं कि शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, इसका अपवाद हो जाएगा फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। तो ये अपवाद पूछा गया ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में। ध्यान में पुराने पेपरों में देख लेना, ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करें, अगला अंतर देखते हैं। अगला अंतर है इनकी भित्ति मोटी होती है। इनकी भित्ति कैसे होती है? मोटी होती है, जबकि इनकी भित्ति पतली होती है। क्यों होती है? क्योंकि धमनियां है फुफ्फुसीय धमनी को और फुफ्फुसीय शिरा अपवाद है, इनको छोड़ दो। इनको छोड़ दो तो धमनियां है वो रुधिर को हृदय से अंगू की ओर ले जाती है। कहाँ? हृदय से अंगू की ओर रुधिर को ले जाते हैं। तो हृदय तो एक पंप है, एक मोटर है। हृदय हमारे शरीर में किसका काम करता है? मोटर का या पंप का काम करता है। तो वो वहां से निकलने वाला रक्त बड़े प्रेशर के साथ में निकलता है। तो यदि इन नलिकाओं की भित्तियां पतली होगी तो नलिकाएं टूट जाएगी। वही एक तो मान लिया कि जैसे एक फुल पावर की मोटर है और उससे पानी निकल रहा है तेज प्रेशर के साथ में, तो यदि जो पानी का पाइप है वो यदि दुबला पतला रहेगा तो वो तो फट जाएगा। वो तो क्या हो जाएगा? उतने प्रेशर को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए हृदय से निकलने वाला जो रक्त है प्रेशर के साथ में निकलता है। इसलिए जो धमनियां है, धमनियों की जो भित्तियां होती है वो मोटी होती है, क्योंकि वो शुद्ध रुधिर को हृदय से अंगू की ओर ले जाती है, शुद्ध रुधिर को, है ना। तो हृदय से रुधिर निकलने वाला वो प्रेशर के साथ में निकलता है, इसलिए उनकी भित्तियों को मोटा और मजबूत होना जरूर होता है। तो ये भित्तियां मोटी होती है, जबकि इनमें शरीर का अशुद्ध रुधिर इकट्ठा होकर शिराओं के माध्यम से हृदय में लाया जाता है। तो उधर तो कोई पंपिंग सिस्टम होता नहीं, तो वो तो धीरे धीरे आता है, धीरे आता है। तो इनकी भित्तियां क्या होती है? पतली। इनमें रक्त दाब निम्न होता है। ठीक है, आगे देखो, इनमें रक्त दाब उच्च होता है, क्योंकि हृदय से निकलता है। हृदय से निकलता है तो दाब क्या रहेगा? उच्च रहेगा। जबकि इनमें रक्त का दाब है वो कैसा रहता है? निम्न रहता है, क्योंकि ये शरीर से इकट्ठा करके हृदय में लाती है। तो शरीर के बाकी हृदय को छोड़कर शरीर के बाकी वाले भागों में ऐसा कोई पंपिंग सिस्टम है नहीं जो रक्त को पंप करेगा, तो ताकि प्रेशर बन जाए, वो तो स्वतः आएगा। ठीक है, तो इसमें रक्त का दाब निम्न होता है, इनकी भित्ति पतली होती है, जबकि इनमें रक्त का दाब उच्च होता है और इनकी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि यह रुधिर हृदय से निकलता है। अगला अंतर देखें अपन। अगला है इनमें रक्त का प्रवाह तेज होता है, क्योंकि प्रेशर हाई है ना। इनमें रक्त का जो प्रवाह है वो तेज होता है, क्योंकि इनमें रक्त का दाब क्या होता है? उच्च होता है। जबकि इनमें रक्त का प्रवाह वो धीमा होता है, क्योंकि रुधिर से इकट्ठा को धीमी गति से रक्त आता है। ठीक है, तो रक्त को पीछे जाने से रोकने के लिए इनमें क्या होता है? कपाट पाए जाते हैं। शिराओं में क्या होता है? कपाट पाए जाते हैं, जो कि रुधिर को पीछे जाने से रोकेंगे। ठीक है, ताकि वो लगातार आगे ही बढ़ता रहे, रुधिर वो लगातार आगे ही बढ़ता रहे, पीछे ना जाए। वन साइड खुलने वाले गेट की तरफ होता है। एक तरफ अपन चलेंगे, धक्का मारेंगे तो गेट खुल जाएगा, और उधर से जाओगे तो धक्का मारोगे तो खुलेगा थोड़ी, वो तो बंद होगा। तो वन साइड खुलने की तरह होता है, गेट की तरह। कपाट का मतलब होता है गेट। तो एक तरफ से रक्त आएगा तो दबाव डालेगा तो वो नीचे की तरफ रहेगा, वापस वो ऊपर नहीं जाए, ऊपर जाएगा तो वो पहले फंस जाएगा, है ना। जैसे गेट वन साइड खुलने वाला गेट होता है वैसे तो फंस जाएगा। इसलिए रुधिर बैक साइड में नहीं जा सकता, रक्त का पश्च प्रवाह नहीं हो सकता। विज्ञान की भाषा में कहेंगे रक्त का पश्च प्रवाह नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें क्या होता है? कपाट होता है, क्योंकि रक्त धीमी गति से बहता है, इसलिए कपाट का होना जरूरी है। जबकि इनमें ऑलरेडी रक्त पीछे से हृदय प्रेशर लगा रहा है, पीछे से हृदय है वो ब्लड पर क्या डाल रहा है? प्रेशर डाल रहा है। तो कपाट की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इनमें कपाट नहीं होते, है ना। इसलिए इनमें कपाट नहीं होता है। तो ये है आपके धमनियां और शिराएं, इनके बारे में हमने अंतर देखा है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, तो इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इसके अलावा बेल वाला आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इसके अतिरिक्त आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, या वहाँ नहीं है तो आपको अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो आप। वहाँ हर रोज डेली क्विज डाले जाता है, करंट जीके, इंडिया जीके, राजस्थान जीके। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स है, साइंस है। ठीक है, तो अदर सब्जेक्ट के भी आपको वहाँ क्विज देखने को मिलेंगे, और भी एग्जाम संबंधी इंफॉर्मेशन है वो भी देखने को मिलेगी। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही। कल फिर एक नई क्लास के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।